Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is blue therapy. तो हम जानेंगे blue therapy के बारे में. 10 years after researcher first found that blue spaces could be good for us, the concept is providing to be a powerful practical tool for mental health. 10 ईयर्स हो गए जो रिसर्चर ने पहली बार फाइंड किया था ब्लू स्पेस को कि ये अच्छा है हम लोगों के लिए और जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोवाइड कर रहा है एक पावरफुल प्रैक्टिकल टूल मेंटल हेल्थ के लिए. इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर क्या है ह्यूमन के लिए, इसको हम समझते हैं. द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन हैज बीन लिंक्ड टू अ राइजिंग टाइड ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. A growing body of evidence indicate that human health, both mental and physical, is intrinsically linked to nature. जो नुकसान हो रहा है ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन का, इस ये लिंक है आपका जो राइजिंग टाइड है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के पीछे. एक जो ग्रोइंग बॉडी है ये इंडिकेट करता है कि ह्यूमन हेल्थ बोथ मेंटल और फिजिकल जो है ये आपस में लिंक है नेचर के साथ. Just looking at natural scenery has been found to cause rapid beneficial psychological and physiological changes in salivary cortisol, blood flow, blood pressure, and brain activity. Meanwhile, contact with microbes in the environment can train our immune system, reinforcing the good microbial communities on our skin and in our airways and guts. जैसे कि नेचुरल सीनरी हो गया जो कि रैपिड बेनिफिशियल होता है साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए, सेलेब्री कोलेस्ट्रॉल, ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, ब्रेन एक्टिविटी के लिए. उसी के साथ साथ जो कॉन्टैक्ट होता है हमारा माइक्रोब्स या इन्वायरमेंट के साथ वो ट्रेन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि रिइंफोर्स करे गुड माइक्रोबियल कम्युनिटी को हमारे स्किन पे और एयरवेज और गट्स के लिए. ये ब्लू स्पेस हेल्थ जो है ये लिंक है हेल्थ और स्पेस कैसे वाटर के साथ ये बता रहा है. तो ब्लू स्पेस जैसे कि आपका नेचुरल स्पेस ओशियन या रिवर हो गया, आर्टिफिशियल स्पेस जैसे कि पॉन्ड या फाउंटेन हो गया. ब्लू स्पेस और फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो पीपल जो कि क्लोजर रहते हैं कोस्ट के और रिवर के वो ज्यादा कॉमन है कि वॉक करते हैं मोर देन 300 मिनट पर वीक. लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस है लेकिन इसका. अब ब्लू स्पेस मेंटल हेल्थ जो है पीपल जो रहते हैं उस पर एक कोस्ट रिपोर्ट बेहतर मेंटल हेल्थ का कहा जाता है, ये कहना है इनका. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस एंड डैमेज फंडिंग ऑफिशियली इंक्लूडेड इन दी COP27 एजेंडा. तो जो लॉस एंड डैमेज फंडिंग है इसको ऑफिशियली इंक्लूड कर दिया गया है COP27 का एजेंडा पे. तो ये जो था COP27 आपका कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर इसको हम समझेंगे. 27th Conference of Party COP27 to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Sharm el-Sheikh, Egypt. Countries have agreed to discuss provide financial support to address loss and damage caused by climate change. तो ये आपका शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था. इसमें कंट्री तैयार हो गया है कि वो डिस्कस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट को ताकि एड्रेस किया जा सके जो नुकसान या डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. क्लाइमेट चेंज ड्राइवन बाय ह्यूमन हैज ऑलरेडी वार्म्ड द अर्थ बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर नाउ फीलिंग द इफेक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट. ये क्लाइमेट चेंज है इस कारण ह्यूमन जो है इन्होंने वार्म कर दिया अर्थ को 1.1 डिग्री सेल्सियस तक. अब मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो अब महसूस कर रहे हैं राइजिंग टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट को. इसका मतलब है कि कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान जो हुआ है वो जो डैमेज है वो अनअवॉइडेबल है. डिसीजन टू डिस्कस लॉस एंड डैमेज एट COP27 follow recent climate disaster in Europe, worst drought in 500 years, Pakistan, worst river flooding and heat wave in many regions of the world. और जो डिसीजन हुआ था डिस्कस करने को लेकर लॉस और डैमेज का COP27 में ये हाल फिलहाल के क्लाइमेट डिजास्टर को देखने के कारण हुआ था. जैसे कि जो आपका यूरोप में हुआ था ये वर्स्ट ड्रॉट था यूरोप का 500 ईयर्स पे. पाकिस्तान का वर्स्ट रिवर फ्लडिंग था और जो हीट वेव है जिसको देखा जाता है बहुत सारे रीजन में वर्ल्ड के. लॉस और डैमेज की अगर हम बात करें इट इज यूज इन UN क्लाइमेट नेगोशिएशन टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट आउटवेट पीपल एबिलिटी टू अडेप्ट. इसका उपयोग किया जाता है UN क्लाइमेट नेगोशिएशन के दौरान एक्सप्रेस करने के लिए जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का आउटवेट करने के लिए जो पीपल का एबिलिटी है अडेप्ट करने को लेके. इट इज डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटी मेकिंग एड्रेसिंग द इश्यू अ मैटर ऑफ क्लाइमेट जस्टिस. और ये डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट कर रहा है वल्नरेबल कम्युनिटी को. ये जो एड्रेस करने का इश्यू को लेके क्लाइमेट जस्टिस को है इस पे इफेक्ट डाल रहा है. While UNFCCC has not defined loss and damage precisely, it is caused by extreme weather events, cyclone, drought, heat wave, and slow onset changes, sea level rise, desertification, ocean acidification. जो UNFCCC है इन्होंने नहीं डिफाइन किया है लॉस और डैमेज को प्रिसाइजली, लेकिन जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है जैसे कि साइक्लोन हो गया, ड्रॉट हो गया, हीटवेव हो गया, वह जो स्लो ऑनसेट चेंजेस है, सी लेवल राइज, डिजर्टिफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, ये सब इसको दर्शाता है. क्लाइमेट चेंज डैमेज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक लॉस और नॉन इकोनॉमिक लॉस सच एज लॉस ऑफ लाइफ. और क्लाइमेट चेंज डैमेज जो है इसको क्लासिफाई किया गया है इकोनॉमिक लॉस या नॉन इकोनॉमिक लॉस के तौर पे, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ हो गया.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नूसू द सीक्रेट लैंग्वेज मैन डोंट नो। तो ये नूसू डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये है क्या और किस चीज से रिलेटेड है, तो हम समझेंगे इसको। Nusu, a 400-year-old script invented to allow women to communicate with each other without men understanding, has taken on new significance today. Nusu जो कि एक 400-year-old स्क्रिप्ट है जिसको इन्वेंट किया गया था, ये अलाउ करता है वुमेन को कि वो कम्युनिकेट करे एक दूसरे के साथ बिना मैन के समझ में आए हुए। ये अब आज एक नया सिग्निफिकेंस इसका हो चुका है। Initially scrawled on the ground with vogue essays using tree branches, the script was later written on folding fan or embroidery or handkerchief and evolved into poetry. पहले इसको स्क्रॉल किया जाता था ग्राउंड में वॉक एसेस जिसमें कि ट्री के ब्रांचेस का उपयोग होता था, लेकिन बाद में ये जो स्क्रिप्ट था वो इवॉल्व होते गया फोल्डिंग फैन, एम्ब्रॉयडरी, हैंकरचीफ और अब ये क्या है पोएट्री का रूप ले लिया है। Nusu was secret language invented in China Hunan province to help peasants in secluded village deal with condition in which their feet were bound and they were confined to their chamber room. और नूसू एक सीक्रेट लैंग्वेज था जिसको इन्वेंट किया गया था चाइना के हुआन प्रोविंस में। ये मदद करता था पीजेंट को सेक्लूड करने में विलेज ड्रिल को, जिसमें कंडीशन जो थे उनके फीट जो थे बाउंड रहते थे और वो कन्फाइंड होते थे चैम्बर रूप में। While Nusu is being preserved as a cultural artifact, it means much more to its practitioner and its role is still important today. और नूसू जो है उसको प्रिजर्व किया गया है एक कल्चरल आर्टिफैक्ट के तौर पे, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसके प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ज्यादा है और इसका जो रोल है ये और ज्यादा आज के समय में बढ़ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैली के एशफोर्ड मेडल। हम जानेंगे बैली के एशफोर्ड मेडल के बारे में। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू ट्रॉपिकल मेडिसिन, प्रोमिनेंट इंडियन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर सुभाष बाबू हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस बैली के एशफोर्ड मेडल फॉर 2022। In its 82-year history, the award has never been given to an Indian scientist or an Indian institute for work. तो इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके आउटस्टैंडिंग रिसर्च और कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ट्रॉपिकल मेडिसिन के लिए। जो प्रोमिनेंट इंडियन फिजिशियन और साइंटिस्ट डॉक्टर सुभाष बाबू है उनको प्रेस्टिजियस बैली के एशफोर्ड मॉडल जो था 2022 का दिया गया है। उनके 82 इयर्स के हिस्ट्री पे ये जो अवार्ड है कभी भी किसी इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन इंस्टीट्यूट को नहीं मिला है। The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, the largest scientific organization in tropical medicine in the world, present the medal annually to one or more mid-career researcher for distinguished work in tropical medicine. और जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन है जो कि लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रॉपिकल मेडिसिन के लिए वर्ल्ड पे, इसने प्रेजेंट किया है इस मेडल को। यह एनुअली दिया जाता है एक या एक से अधिक मोर माइंड कैरियर रिसर्चर को उनके डिस्टिंग्विश वर्क को देखते हुए ट्रॉपिकल मेडिसिन के फील्ड पे। He is the scientific director of the ICER, International Center for Excellence in Research India program. He is pioneer in research on helminth infection and tuberculosis. और वो साइंटिफिक डायरेक्टर है ICER, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च इंडियन प्रोग्राम के। वो एक पायनियर थे रिसर्च के लिए हेलमिंथ इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर जो रिसर्च हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G20 लोगो सिग्निफिकेंस ऑफ लोटस। तो G20 का लोगो है उसमें क्या सिग्निफिकेंस है लोटस का, इसको लेकर आपने न्यूज में सुना होगा, बहुत सारा डिबेट भी चला है कि क्यों इसमें लोटस यूज किया गया, क्या इसका उपयोग था। Recently, India assumed the presidency of G20. In this context, it unveiled the logo, theme and website of India's G20. अभी हाल ही में इंडिया ने एज्यूम किया है जो प्रेसिडेंसी था G20 का। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अनवील किया जो लोगो है उसका थीम वेबसाइट को लेकर इंडिया के G20 को लेके। Lotus, India's national flower. Lotus having 7 petals represented 7 continents of the globe and also 7 notes of music. इंडिया का लोटस नेशनल फ्लावर है। लोटस का जो 7 पेटल्स होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 कॉन्टिनेंट को ग्लोब का, और जो 7 नोट है म्यूजिक के। G20 इट इज द वाइब्रेंट कलर ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग, सेवरन व्हाइट एंड ग्रीन। जो G20 है ये वाइब्रेंट कलर पे है इंडिया के नेशनल फ्लैग का, सेवरन व्हाइट एंड ग्रीन कलर पे है। ब्लू अर्थ रिप्रेजेंट इंडिया प्रो प्लेनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मोनी विथ नेचर। और जो ब्लू अर्थ दिखाया गया है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के प्रो प्लेनेट अप्रोच को, ये जो है एक परफेक्ट हार्मोनी नेचर के साथ दर्शाता है। G20 formed in 1999 in view of the Asian financial crisis aimed to secure global economic security. The presidency rotates every year. The work is coordinated by representative of G20 country known as Sherpas who work together with the finance ministry and central bank of respective countries. G20 जो है इसको बनाया गया था 1999 में देखते हुए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को। इसका मकसद है सिक्योर करना ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। जो प्रेसिडेंसी है ये रोटेट करता है हर एक साल। ये जो वर्क है ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा G20 कंट्री के, जिनको कि हम शेरपास कहते हैं, जो काम कर रहे हैं एक साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक के साथ, ताकि रेस्पेक्टिव कंट्री पे इसका काम अच्छे से हो सके।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉडर सेंट्रिक एफपीओ। तो हम जानेंगे फॉडर सेंट्रिक एफपीओ के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि वो प्रमोट करेंगे एफपीओ को, जो कि मेनली फोकस होगा उसका फॉडर सेंट्रिक और एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज के ऊपर, एक सेकेंडरी एक्टिविटी के तौर पे फॉडर प्लस मॉडल पे। This will be under the scheme of formation and promotion of 10,000 farmer producer organization and implemented by National Dairy Development Board। ये जो है आपका जो स्कीम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के अंदर किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। एनडीडीबी विल फॉर्म 100 एफपीओ ड्यूरिंग 2022-23 और जो एनडीडीबी है ये फॉर्म करेंगे 100 एफपीओ को 2022-23 के दौरान। Previously, the wholesale price index based fodder inflation soared to a 9-year high of 25.5% in August 2022। और प्रीवियसली क्या हुआ था, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड फॉडर इन्फ्लेशन था ये आपका 9 ईयर के हाई पे पहुंच गया था 25.5% पे अगस्त 2022 के समय पे। अब हम एनडीडीबी के बारे में भी जान लें, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। एनडीडीबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी founded by Dr. Varghese Kurin, formed with the objective to boost, finance and support producer-owned and control organization in the dairy industry। NDDB implement National Dairy Plan as a central sector scheme। जो NDDB है ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको फाउंड किया गया था डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन के द्वारा। यह फॉर्म हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव था बूस्ट करना, फाइनेंस करना, सपोर्ट करना प्रोड्यूसर ओन्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को डायरी इंडस्ट्री के लिए। एनडीडीबी इंप्लीमेंट करता है नेशनल डायरी प्लान को एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे। ये आप देख सकते हैं, ये एफपीओ सेटअप किया गया, इनपुट सेंटर, लोन रिपेमेंट सिस्टम, फार्म इक्विपमेंट लीजिंग, प्रोड्यूस, ये आपका होलसेल प्रोसेसिंग, मिल्क एग्रेसिंग, मार्केट एक्सेस, इस तरीके से एफपीओ जो आपका वो काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निकोबार प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रांट कर दिया है इन प्रिंसिपल क्लियरेंस। तो डाइवर्सन की बात कही गई थी 130.75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को ग्रेट निकोबार आइलैंड पे निकोबार प्रोजेक्ट के लिए। ये इंक्लूड करता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप को। द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और जो प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है वो कौन है, तो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इटको है। लेकिन कुछ चिंता रेस किया गया है, तो क्या 8.5 लाख ट्री जो है उसको कट करना होगा ग्रेट निकोबार पे इस प्रोजेक्ट के लिए। जो एरिया है नियरली 15% थिकली फॉरेस्टेड ग्रेट निकोबार आइलैंड का है, जो कि आपका 900 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। इंडेमिक स्पीसीज सच एज निकोबार स्क्रू, निकोबार लॉन्ग टेल मैकाऊ, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लैग कैचर एंड द निकोबार पैराजॉस में भी इम्पैक्टेड। और इस कारण जो कट किया जाएगा है पेड़ को, फॉरेस्ट को, तो जो इंडेमिक स्पीसीज जो वहां पाए जाते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो वो स्पीसीज कौन कौन से है, तो निकोबार श्री हो गया, निकोबार लॉन्ग टेल मैकाऊ हो गया, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल हो गया, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर हो गया और निकोबार मेगापोड हो गया, जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। ग्रेट निकोबार के बारे में हम जान ले। ग्रेट निकोबार जो है आपका साउथर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो का। यह जो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे लोकेटेड है। जो मंगोलॉइड शॉम्पेन ट्राइब है जो कि 200 है नंबर पे, वो पाए जाते हैं इसी फॉरेस्ट में बायोस्फीयर रिजर्व पे, पार्टिकुलरली रिवर और स्ट्रीम के पास इनको देखा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। टॉप पे आपका अंडमान आइलैंड है, यह पोर्ट ब्लेयर हो गया और लोअर पोर्शन में साउथ के साइड आपका ये निकोबार आइलैंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन वॉशिंग। तो हम जानेंगे ग्रीन वॉशिंग के बारे में। द यूएन शिप कॉल फॉर एन एंड टू अ टॉक्सिक कवर अप बाय कंपनीज एज स्वीपिंग रिपोर्ट सेड दैट दे कैन नॉट क्लेम टू बी नेट जीरो इफ दे इन्वेस्ट इन न्यू फॉसिल फ्यूल, काउ डिफोरेस्टेशन और ऑफसेट एमिशन इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग देम। जो यूएन का चीफ है उन्होंने कहा है एंड करने को, टॉक्सिक कवर अप का जो इन लोग का प्रोसेस चलता था इनका, उसको कि एंड होना चाहिए। कंपनी जो है वो शिपिंग रिपोर्ट के मदद से नहीं क्लेम कर सकते कि वो नेट जीरो हो गए हैं अगर वो इन्वेस्ट करते हैं न्यू फॉसिल फ्यूल पर, जो कि डिफोरेस्टेशन या ऑफसेट एमिशन कर रहा है, ना कि रिड्यूस करने की जगह, तो वो अपने आप को नहीं क्लेम कर सकते हैं नेट जीरो। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कोका कोला कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड, इज द ऑफिशियल प्रोवाइडर एंड सपोर्टर ऑफ द ईयर बिगेस्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। Activists and commentators have called Coca-Cola sponsorship of the world biggest climate summit a greenwashing exercise। और ये क्यों न्यूज में आया, तो जो कोका कोला कंपनी जो कि लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर है बिगेस्ट, वो ऑफिशियली प्रोवाइड करा है सपोर्ट इस साल का बिगेस्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को। एक्टिविस्ट और कमेंटर का मानना है कि कोका कोला का स्पॉन्सरशिप जो है वर्ल्ड बिगेस्ट क्लाइमेट समिट को लेके ये एक ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज है। अदर एग्जांपल जैसे कि आपका ना कि रिड्यूस करने का एमिशन को, स्विट्जरलैंड जो है वो जा रहा है दूसरे कंट्रीज को और जिनका एमिशन बहुत कम है, जैसे कि घना हो गया, ताकि वो उनको मदद कर सके रिड्यूस करने में कार्बन एमिशन को, अर्न कर सके कार्बन क्रेडिट को, फुलफिल करने के लिए उनको ऑब्लिगेशन को कार्बन रिडक्शन का।
2021 में ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो हुआ था आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड पे, जो बोलिवियन प्रेसिडेंट है ल्यूस एकर, उन्होंने कहा था जो आइडिया है टेंटोमेंट कर रहा है, कार्बन कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ग्रीन वॉशिंग के बारे में समझ लीजिए होता क्या है। तो ग्रीन वॉशिंग एक प्रोसेस है जिसमें कन्वे किया जाता है फॉल्स इंप्रेशन को या प्रोवाइड किया जाता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को, किस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंटली साउंड है, यानी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ग्रीन वॉशिंग को कंसीडर किया जाता है कि एक अनसब्सटेंशियल क्लेम है जो कि डिसीव कर रहा है कंज्यूमर के बिहेवियर को और कंपनी के प्रोडक्ट को कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, मतलब धोखा दिया जा रहा है कंज्यूमर को कि उनका प्रोडक्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, जबकि ऐसा है नहीं, मैनिपुलेशन है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.